हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। हम भी बढ़िया। तो हम 12th क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट कर लिया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। हम जानते हैं कि जो आपका, मान लेते हैं ये आपका डाइपोल है, इधर माइनस क्यू चार्ज, इधर प्लस क्यू चार्ज, ये इसका सेंटर है। इसके ऊपर अगर यहाँ पर अगर मैं इधर कोई पॉइंट ले लूं जो कि इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएगा, क्योंकि ये पॉइंट इस पर परपेंडिकुलर है। डाइपोल पर के परपेंडिकुलर कोई पॉइंट हो, डाइपोल के सेंटर पर कोई परपेंडिकुलर पॉइंट हो, तो वह एक्सिस कहलाती है इक्वेटोरियल एक्सिस, और उस एक्सिस पर जो पॉइंट है वह कहलाता है इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, तो मान लिया हमने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया क्यू नॉट। अब मुझे इस प्लस क्यू और इस माइनस क्यू से इसके ऊपर फील्ड बनानी है, फिर उसका हम नेट फील्ड निकाल देंगे। देखो ये डिस्टेंस है आर, यहां से सेंटर से डिस्टेंस आर है। हम जानते हैं जितनी भी डिस्टेंस होती हैं वह सभी डाइपोल के सेंटर से ही मेजर होती हैं। ठीक है, अब लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालनी होती है वो किसी चार्ज से निकालनी पड़ती है ऐसे। तो ये चार्ज से जो डिस्टेंस है ये मान लेते हैं एक्स, ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी एक्स। तो दोनों ही डिस्टेंस क्या हो जाएंगी, एक्स हो जाएंगी। और ये हम जानते हैं डाइपोल का आधा करेंगे तो ए बनेगा, इधर भी ए उधर भी ए। ठीक है, अब देखो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज देखूं एट दिस पॉइंट, तो आपको दिखेगा कि वो इस डायरेक्शन में होगी। हम जानते हैं यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पर एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख लेते हैं, है ना। और टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, तो यानी कि इधर फील्ड बन जाएगी आपकी E1। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट पर एक पैरेलल लाइन खींचूं जो आपको डाइपोल के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल आपस में कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। तो ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए ये भी थीटा हो जाएगा। अब मुझे इस E1 का कंपोनेंट निकालने हैं। एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा जो कि आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये रहेगा आपका E1 cos थीटा, और ये इधर जिस पर एंगल नहीं होता वो रहता है आपका वर्टिकल कंपोनेंट, जो कि आपका E1 sin थीटा होता है। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली हम इस चार्ज के थ्रू इस पॉइंट पर फील्ड चेक करेंगे। तो यहाँ पॉजिटिव क्यू नॉट है, ये आपका नेगेटिव क्यू है, तो ये अपनी ओर इसको अट्रैक्ट करेगा इसकी तरफ। यहाँ पर आपकी जो फील्ड बनेगी वो इस डायरेक्शन बनेगी, इसकी तरफ अट्रैक्टेड रहेगा, E2 फील्ड इधर बनेगी। अब इसको हम देखें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे हैं आपस में, अल्टरनेट अपोजिट एंगल है या वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पर ये अपोजिट एंगल है, तो यहाँ पर ये बराबर हो जाएंगे। तो ये थीटा, ये थीटा, इसके हम वो निकालेंगे कंपोनेंट। तो कंपोनेंट क्या होगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आएगा जो कि E2 cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट इधर आएगा जो कि E2 sin थीटा है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि E1 क्या है। E1 को अगर देखें तो E1 के लिए हमें क्या चाहिए, K चार्ज और डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, E1 के लिए चार्ज हम प्लस क्यू लिया है, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं होता, हमने इनकी डायरेक्शन बना ली है, तो प्लस माइनस का ऑलरेडी सॉल्व हो गया केस। तो हम देखेंगे ये डिस्टेंस कितनी x है, तो x देखेंगे, x डिस्टेंस जो है वो इस परपेंडिकुलर और इस बेस की हाइपोटेनस है, तो हम कह सकते हैं x डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपका बेस का स्क्वायर और
परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हम जानते हैं, ये होती है आपकी हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे x का स्क्वायर आएगा। ठीक है, और अगर हमें निकालनी है E2, तो यहाँ पर हम चाहे तो उसको पुट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू के क्यू, यहाँ पर ए स्क्वायर आर स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर, तो ये अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आपका आ गया E1। ठीक है, ऐसे आप E2 निकाल लीजिए। E2 इसके लिए निकल जाएगा, इसके लिए क्या है हम देखते हैं, चार्ज के, यहाँ पर चार्ज माइनस क्यू है, लिख दिया। डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस है, ये भी क्या, ये भी x है, ये भी क्या हो जाएगा आपकी, ये भी आपकी ए स्क्वायर आर स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, जिसके ऊपर हम होल स्क्वायर करेंगे ये वाला, तो यहाँ पर क्या आएगा के क्यू, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं E1 और E2 दोनों कैसे हैं, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो ये वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, ये वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, तो अगर मैं कहूँ तो ये E साइन थीटा ऊपर की ओर है और ये E साइन थीटा नीचे की ओर है। दोनों कैसे हैं, दोनों ही इक्वल तो है ही हैं, बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो ये कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और आपके ये जो कंपोनेंट है वो आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो दिख रहे हैं cos थीटा वाले, वो दोनों ही सेम डायरेक्शन में हैं, तो वो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, वर्टिकल कंपोनेंट आर इक्वल एंड अपोजिट, so they get cancel each other। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्टिकल कंपोनेंट्स आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे गेट कैंसिल ईच अदर, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आर सेम इन डायरेक्शन, सो दे गेट एडेड ईच अदर। तो हम हॉरिजॉन्टल को ऐड कर देंगे, वर्टिकल को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे ई नेट जो होगा, ई नेट क्या होगा आपका, ई नेट होगा आपका ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, दोनों E1 E2 ई के बराबर थे, मैंने पहले बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है आपका 2E कॉस थीटा। ठीक है, एक बार आप नोट करो, फिर हम आगे करते हैं, थोड़ा बोर्ड पे जगह बना लेते हैं। ई नेट क्या जाएगा, ई की वैल्यू पुट करेंगे, ई की वैल्यू हमने निकाली थी, वो क्या था, के क्यू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये थी ई की वैल्यू, इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमने ई की वैल्यू यहाँ पर, ये जो वैल्यू है ये ई की वैल्यू पुट करी है मैंने बेसिकली। ठीक है, जो निकाला था अभी आपको, तो यहाँ पे देखो, अब कॉस थीटा देखो, हम जानते हैं कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, बेस ए है, तो ए, हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है एक्स, तो यानी कि हम जानते हैं कॉस थीटा हो जाएगा आपका ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस तरह हम कॉस थीटा की वैल्यू को भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो लिख देता हूँ यहाँ पर, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, तो ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा आपका 2 क्यू ए स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हम अंडर रूट को बोल सकते हैं कि ये हाफ पावर है, तो ई नेट क्या हो जाएगा 2 यहाँ पर ए स्क्वायर आर स्क्वायर, देखो इसकी पावर मान लेते हैं हाफ, इसकी पावर तो 1 है, और इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं अंडर रूट ना लिख के मैं इसको पावर हाफ लिख सकता हूं। ठीक है, अंडर रूट मतलब क्या होता है
कि उस क्वांटिटी की पावर हाफ है, ये तो होता है। अब देखो इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1 प्लस हाफ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2k³ अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो हम समझ गए ई नेट की वैल्यू क्या निकल के आई, 2k³ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको रिपीट कर सकते हैं आप, बहुत आसान था। हमने क्या करा, हमने चार्ज क्यू से फील्ड निकाली जो इधर थी, फिर माइनस क्यू से निकाली जो इधर थी, दोनों का हमने कंपोनेंट बना लिए। पहले एक लाइन हमने पैरेलल खींच ली ताकि यहाँ पर एंगल बन सके, तो यहाँ एंगल बना लिया हमने। एंगल बनाया, फिर देखा जो लाइन एंगल से टच हो रही है वो तो होते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जो लाइन एंगल से टच नहीं होती वो होता है वर्टिकल कंपोनेंट। बेसिक सी बात है, तो आपने सीखा होगा, है ना। तो यहाँ पर आपके आ जाएंगे दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों के। इसका कंपोनेंट ऊपर आएगा E1 का, और E2 कंपोनेंट नीचे आएगा। फिर मैं देखा कि क्या E1 और E2 सेम है या डिफरेंट है, उसको मैं अलग से देख लिया, है ना। उनकी वैल्यू पुट कर ली, k की और उनके बीच के डिस्टेंस की वैल्यू पुट करी, तो हमने पाया कि E1 और E2 तो बिल्कुल सेम है, बस उनकी डायरेक्शन अलग है। तो जहां पर डायरेक्शन अलग थी वहां तो हमने कैंसिल कर दिया। इससे हमारा क्या हुआ, हमारे वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो गए, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थे वो सेम डायरेक्शन में थे, इसलिए हमने उनको ऐड कर दिया। ऐड करने पर क्या आया, e cos थीटा प्लस e cos थीटा, तो 2e cos थीटा आ गया। फिर हमने क्या करा, e की वैल्यू पुट करी और cos थीटा की वैल्यू पुट करी, उससे हमारी नेट फील्ड निकल के आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम चाहो तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, तो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहली है डायरेक्शन। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड किधर आएगी, भाई ये तो कैंसिल हो गया, तो डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड भी इधर आएगी, तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देख सकते हैं कि ये है इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और हम जानते हैं डाइपोल मूवमेंट P की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, यानी ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट की ओर है, और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर है, राइट की ओर है। तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, है कि नहीं। ये बात सबको क्लियर हो गई है वाली बात। हाँ, अब देखो अगला पॉइंट क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर। अगला पॉइंट बनाने के लिए करेंगे, केस बनाएंगे। केस तो हम पिछली बार बनाया था हमने केस। हमने पिछली बार केस क्या बनाया था, हमने ए को बहुत छोटा बनाया था आर से, जो हमारे ये डायपोल के बीच की डिस्टेंस है दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस डायपोल के अंदर बहुत छोटी होती है, तो हम उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं एज कंपेयर टू आर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई नेट निकल के आएगा, जो वो आएगा 2k³ r स्क्वायर की पावर 3/2, उस 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ई नेट की वैल्यू आएगी 2k³ अपॉन r की पावर 3। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये वाला ए को हम यहाँ लिखना भूल गए थे, तो यहाँ पर भी ए लिख लो, यहाँ हर जगह ए आएगा, तो यहाँ भी ए आएगा। ठीक है, तो ये हम लिखने भूल गए थे, आप लिख लेना। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे होगा आपका 2qa की वैल्यू हम जानते हैं, 2qa या 2aq की वैल्यू होती है p। तो इसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा kp की पावर अपॉन r क्यूब। तो ई नेट की वैल्यू क्या आई,
हमने देखा ई नेट की वैल्यू आई है KP अपॉन R क्यूब, या फिर मैं कहूँ ई नेट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/R क्यूब के। ठीक है, यहाँ पर आपको ये विजिबल है नीचे, ये लिखा था जो मैंने। अच्छा गुड, तो आप देख सकते हैं हमने जो एक्सेल के लिए निकाला था, जो हमने लास्ट क्लास में एक्सेल पॉइंट के लिए निकाला था, वो आया था 2KP अपॉन R क्यूब, लेकिन इक्वेटोरियल के लिए क्या आ रहा है, वो आ रहा है KP अपॉन R क्यूब। तो ये दोनों, इनको दोनों कंपेयर करो, कौन सा बड़ा दिखाई पड़ रहा है, हमें एक्सेल वाला ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, 2 टाइम्स दिखाई पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ई एक्सेल इज ट्वाइस मोर देन ई इक्वेटोरियल। ठीक है, तो पहला हो गया आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट डायरेक्शन से रिलेटेड। दूसरा हो गया ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर एक्सेल की वैल्यू देखें तो वो इक्वेटोरियल से 2 टाइम्स है। ठीक है, और वो तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कि जिस तरह एक्सेल वाला भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं करता, उसी तरह इक्वेटोरियल भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं करता, क्योंकि इसके नीचे भी क्या आ रहा है, इसके नीचे भी r की पावर 3 आ रही है, जबकि इनवर्स स्क्वायर लॉ में r की पावर 2 आती है। जो नॉर्मल फील्ड होती है चार्ज के द्वारा वो होती है KQ/R²। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज। हम देख चुके हैं कि चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है, क्योंकि नीचे उसके क्या आता है, r की पावर स्क्वायर आती है। तो इसलिए उसे कहा इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स इसलिए क्योंकि वो अपॉन में है, बटे में है, और स्क्वायर इसलिए क्योंकि उसकी पावर 2 है। बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल है वह इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं करती, वह यहाँ देख रहा है वो इनवर्स क्यूब को फॉलो करती है। ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, एक तो डायरेक्शन और दूसरा कंपेयर करना था इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल और इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल। देखा हमने एक्सियल वाली 2 टाइम्स है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल। ठीक है, एक बार ये नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी पॉइंट या एट ए जनरल पॉइंट। तो अगर हमने पहले 2 स्पेसिफिक पॉइंट लिए थे, एक तो लिया था एक्सिस पर यानी एक्सियल लाइन पर, और एक लिया था इक्वेटोरियल लाइन पर। एक्सियल लाइन तो डाइपोल के बिल्कुल अलोंग थी, और इक्वेटोरियल पॉइंट क्या था, वो डाइपोल के सेंटर पर परपेंडिकुलर था कहीं पर। क्या हो कि अगर हम कोई ऐसा पॉइंट ले लें, यहां पर कोई ऐसा पॉइंट ले लें, मान लो डाइपोल है आपका नेगेटिव क्यू, ये पॉजिटिव क्यू, यहां पर इसका पॉइंट है, इधर कहेंगे तो ये इक्वेटोरियल हो जाएगा, इधर एक्सियल हो जाएगा। अगर मैं कहीं बीच में यहां पर कोई पॉइंट में ले लूं, अब ना तो ये अलोंग है और ना ये परपेंडिकुलर है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी। अब हम देखते हैं कि देखा इधर डाइपोल की डायरेक्शन क्या है, इधर ये है डाइपोल मोमेंट की। अब यहां पॉइंट मान लिया हमने कोई पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट मान लेते हैं, हमारा पॉइंट यहां पर ये कोई क्यू पॉइंट है, इस पर हमें डाइपोल निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू ए डाइपोल। तो हम जानते हैं, हमने 11th में सीखा था कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, अगर वेलोसिटी या कोई ऑब्जेक्ट बीच में इस तरह एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव कर रहा है, तो हम उस ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट निकालते थे। उसमें पढ़ा था, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, है ना। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर भी हमें कुछ, यहां पर ये बीच में मूव कर रहा है, बीच में कोई पॉइंट है, तो हमें इस डाइपोल के जो इफेक्ट है वो
आपको सीधा इफेक्ट नहीं देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डाइपोल के दो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये किसी एंगल थीटा पे हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस अपने डाइपोल का जो हमारा डाइपोल मोमेंट पी है उसका नेट इफेक्ट यहाँ पर बीच में आएगा बिल्कुल, तो उसी का मैं कंपोनेंट बनाऊंगा। हाँ, तो मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट बना लूंगा इसके अलोंग, इस थीटा के ऊपर बना लूंगा, जो कि मेरा कहलाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है पी कॉस थीटा, और एक में बनाऊंगा इसके ऊपर 90 डिग्री पर। कि हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाते वक्त या कंपोनेंट बनाते वक्त एक तो लेते हैं उस एंगल के ऊपर, ये एंगल के ऊपर आ गया जो कि हॉरिजॉन्टल है, एक दूसरी लाइन लेते हैं जो एंगल टच नहीं करता, वो रहता है वर्टिकल कंपोनेंट, ये वाला। ये क्या रहेगा आपका पी साइन थीटा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने इसके पी के दो कंपोनेंट बना लिए, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। थीटा वो गिवन आएगा क्योंकि वो एट एनी एंगल है, ना वो 90 है ना वो 0 है। ठीक है, यहाँ पर 90 एंगल होता, यहाँ पर 0 एंगल होता, ये कोई एंगल बीच में है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर, अब एक डाइपोल ये है मेरे पास, एक डाइपोल ये है। अब मुझे इसके कंपोनेंट में निकाल लिए, अब इन कंपोनेंट की वजह से इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल का क्या प्रभाव पड़ेगा और वर्टिकल का क्या प्रभाव पड़ेगा, इन दोनों को इफेक्ट मुझे अपने इस पॉइंट पर निकालने हैं। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से देखूं तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर जो P cos थीटा है वो बिहेव करेगा, एक्ट एज ए एक्सियल पॉइंट। तो मैं देखो यहां पर ये पॉइंट देखो, ये मान लो ये डाइपोल है यहां से तक का, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू। ठीक है, ये वाला नया डाइपोल आ गया। तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट इस कंपोनेंट के कहां पर है, एक्सिस पे है, यानी कि एक्सियल पॉइंट पर है। और इस पर इसके लिए कैसा है, इसके लिए ये कैसा है, वर्टिकल है या इक्वेटोरियल है। तो हम कह सकते हैं P साइन थीटा एक्ट एज ए इक्वेटोरियल, यानी आपको इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको Q पॉइंट जो है वो एक्सियल पर नजर आएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये पॉइंट आपको इक्वेटोरियल नजर आएगा। तो यहाँ यानी कि हम यहाँ पर इसकी वजह से फील्ड बनेगी, यानी कि एक्सियल वाले पॉइंट बने फील्ड बनेगी, वो रहेगी अलोंग द डाइपोल, इधर से हम कहते हैं E1। और जो वर्टिकल कंपोनेंट्स बनेगी वो बनती है इक्वेटोरियल की जैसी, यानी कि अगर इधर P साइन थीटा की डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे रहेगी, अपोजिट रहेगी। अभी देखा था हमने, है ना, कि इक्वेटोरियल के अपोजिट होती है और एक्सियल के अलोंग होती है ना। तो वैसे क्या होगा, यहाँ पर इसके वजह से जो फील्ड बनेगी वो अपोजिट बनेगी जो कि E2 है। ठीक है, और नेट फील्ड क्या रहेगी, नेट फील्ड रहेगी आपकी इन दोनों के बीच में, तो ये रहेगी आपकी E नेट। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो हम जानते हैं E नेट कैसे निकालेंगे, दो फील्ड आपको इस तरह दिखाई पड़ रहे हैं, एक इधर एक इधर, तो हम इसका हमें रिजल्टेंट निकाल रहा है, तो इनका रिजल्टेंट हम निकाल लेंगे। किस तरह निकालते हैं, दोनों का E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2 E1 E2 cos थीटा, ये होता है रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला, सब जानते हैं। गुड, तो यहाँ पर थीटा क्या है इनके बीच में 90 है, तो यहाँ पर 90 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यार पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो ई नेट क्या आएगा, ई नेट आएगा आपका E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर, तो ये आ गया आपका ई नेट। अब E1 और E2 को लिख लेते हैं अलग से। E1 E2 क्या है,
E1 E2 हम देखते हैं, E1 जो है वो एक्सियल पॉइंट पर है, यानी उसके लिए एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला आएगा जो क्या होता है, जो होता है 2kp, यहां पर एक्सियल आएगा ये वाला, अपॉन r क्यूब, यानी कि आपका एक्सियल पर कैसे दिखाई पड़ रहा है, p cos थीटा, तो 2kp cos थीटा अपॉन r क्यूब, ये रहेगा आपका E1। और जो E2 है वो क्या रहेगा, उसके लिए क्या, उसके लिए इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला रहेगा जो क्या है, जो कि kp, यहां पर इसको मैं इक्वेटोरियल लिख देता हूं, अपॉन r क्यूब, इसके बाद रखेंगे तो kp, यहां पर ये क्या है, ये इक्वेटोरियल के लिए हमने यहाँ पर p sin थीटा यूज किया है, तो यहाँ p sin थीटा आ जाएगा अपॉन r क्यूब। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अब हम इन दोनों को E1 E2 की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो लिख देता हूं बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ E1 एंड E2, तो यहां पर वैल्यू पुट करने पर क्या आएगा, E नेट इक्वल टू आ जाएगा 2kp cos थीटा अपॉन r क्यूब का होल स्क्वायर प्लस E2 की वैल्यू क्या है, E2 की वैल्यू है kp sin थीटा अपॉन r क्यूब की वैल्यू, क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो दोनों ही टर्म में kpr क्यूब दोनों में ही आपको कॉमन दिखाई पड़ रहा है, तो कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकालेंगे तो kpr क्यूब कॉमन निकाला तो ये स्क्वायर इसके ऊपर आएगा, फिर ब्रैकेट, फिर 2 cos थीटा के ऊपर ये वाला स्क्वायर प्लस यहाँ बचा साइन थीटा के ऊपर भी स्क्वायर आएगा इस तरह से, फिर होल अंडर रूट। तो मैंने क्या किया, जैसे kp अपॉन r क्यूब बाहर आएगा तो ये इससे बाहर आया तो इसके ऊपर ये स्क्वायर भी आएगा, ये स्क्वायर भी आएगा, तो ये स्क्वायर इस दोनों टर्म्स के ऊपर आया। ठीक है, अब इस टर्म को मैं बाहर लेके जाऊंगा तो ये इस रूट से ये वाला रूट कट जाएगा, तो kp अपॉन r क्यूब, तो मैंने क्या किया, मैंने रूट से स्क्वायर को काट दिया, ये वाला स्क्वायर और ये वाला रूट कट गया, अंदर क्या बचा, रूट के अंदर बचा ये 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बचा विजिबल आपको यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं इसको तोड़कर लिख लूंगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पर हम जानते हैं cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर अगर बन जाए तो उनको हम 1 बना सकते हैं, इसलिए मैंने इस 4 को 3 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। विजिबल आपको यहाँ पर नीचे, अच्छा नहीं है विजिबल, तो यहाँ लिख देता हूँ मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर kp अपॉन r क्यूब को बाहर निकाल लिया था, अंदर जो 4 cos स्क्वायर थीटा है उसको मैंने 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख लिया, और ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये हुआ, ये वाला टर्म cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हम जानते हैं 1 होता है, तो ये 1 बन जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा kp अपॉन r क्यूब, यहाँ पर आएगा आपका 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो अगर मैं इसको हल करना चाहूँ तो हल सकता हूँ, ई नेट क्या आ गया हमारा, ई नेट आ गया हमारा kp अपॉन r क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आ गया। अब आप चाहो तो यहाँ केस बना सकते हैं, केस 1 क्या हो जाएगा, केस 1 हो जाएगा इफ एंगल थीटा अगर 90 हो जाए, अगर थीटा को मैं बढ़ाता यहां से यहां 90 ले आऊं तो इक्वेटोरियल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा इक्वेटोरियल केस, हाँ बन जाएगा।
तो केस 1 में अगर मैं इसको 90 कर लूंगा तो यहाँ पर ई नेट की वैल्यू क्या जाएगी, के पी अपॉन आर क्यूब, यहाँ पर कॉस 90 होता है 0, तो यहाँ पर ये 0 आएगी, 0 प्लस 1, ये आ जाएगा ई नेट इक्वल टू आ जाएगा के पी आर क्यूब, जो कि हमारा ई इक्वेटोरियल जैसा है। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं केस 2 में हमारा चाहूं, केस 2 यहाँ पर है कि थीटा अगर मैं 0 डिग्री कर दूं तो क्या होगा, तो यहाँ पर ई नेट जो होगा वो के पी अपॉन आर क्यूब, यहाँ पर कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 या 1 प्लस 1, तो मैंने कॉस 0 इस यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर था या कॉस स्क्वायर था उसमें क्या कर लिया, उसकी वैल्यू 0 रखी, थीटा की वैल्यू 0 रखने पर कॉस 0 1 आता है, तो यहाँ कर देंगे। तो ये क्या है, ई नेट इक्वल टू आएगा के पी अपॉन आर क्यूब, यहाँ अंडर रूट 3 और 1 4, तो ये आएगा ई नेट इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 के पी अपॉन आर क्यूब, जो कि आपका कैसा दिखाई पड़ रहा है, ई एक्सियल जैसा दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो हम यहाँ पर इन दो केस को आप अपने आप से, ही केस नंबर 2 है, ये केस नंबर 1 है, इनको खुद से कर लेना। ठीक है। तो ये पर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, ये बहुत ही आसान सा है लेकिन बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है समझने में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स लिए हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। आप देखो यहाँ पर मैंने पी, सबसे आसान तरीका क्या है कि पी के 2 कंपोनेंट बनाओ, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल उसके अलोंग आ जाएगा, वर्टिकल परपेंडिकुलर आ जाएगा। अलोंग के लिए हम एक्सेल वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, तो वो E1 आ जाएगा। E1 क्या है आपका 2kp, कॉस अलोंग के अंदर ये है कंपोनेंट, तो 2kp की जगह आएगा 2kp कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। और जो परपेंडिकुलर है उसके लिए हम इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। वो क्या होता है वो kp अपॉन आर क्यूब, यहाँ पर kp की जगह हम क्या करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट ले लेंगे, जो कि आपका kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा ई नेट, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस E1 E2 कॉस थीटा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये 90 एंगल है, ये 90 एंगल दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर ये वाला। ठीक है। तो E1 और E2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, बस E1 E2 की वैल्यू पुट करा, जिसमें से kp अपॉन आर क्यूब कॉमन दिखाई पड़ रहा है, वो बाहर आ जाएगा, रूट सॉल्व कर लेंगे और इस 4 कॉस थीटा को हम 3 कॉस थीटा प्लस 1 कॉस थीटा लिख लेंगे, ताकि हमारा कॉस साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 वो अप्लाई हो जाए। वो अप्लाई कर गया यहाँ पर, तो ये वाला आपका आ गया फॉर्मूला ई नेट का, ये वाला। चलिए ये वाला ई नेट का फॉर्मूला लिख लो, ये वाला है ना, ये ई नेट का फॉर्मूला आ गया। अब आप चाहो तो केस बना सकते हैं, बस एंगल की वैल्यू बदल कर, अगर एंगल की वैल्यू 90 कर देंगे तो इक्वेटोरियल केस बन जाएगा। अगर एंगल की वैल्यू आप 0 डिग्री कर देंगे तो वो एक्सियल का बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो अब हम नेक्स्ट आपको अगला टॉपिक में अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप पढ़िए, न्यूमेरिकल करिए और खुश रहिए। ठीक है। थैंक यू।